हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है भाई। अच्छा, तो जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि संसार में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया, ये बात हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जीवों को कुछ जगतों में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था जगत बनाकर, और पंच जगत मतलब प्रेजेंट टाइम में सभी जीवों के पंच जगत बनाए गए। तो हम उसी जगत प्रणाली को देख रहे हैं। उनमें कल हमने सबसे पहले एक प्रणाली की बात की, जो सबसे प्रथम प्रणाली थी, जिसको कहते हैं द्विजगत प्रणाली या द्विजगत पद्धति भी इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, पद्धति भी आप इसको कह सकते हैं ना। तो देखिए, इसे कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया। ये हमें याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी पद्धति प्रतिपादित की। तो कौन से वैज्ञानिक ने? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने जीवों को किस आधार पर बांटा? कोशिका भित्ति के आधार पर। तो जिन जीवों में कोशिका भित्ति होती है उन्हें तो सभी को रखा गया किसमें? प्लांटी जगत में। और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती उनको रखा गया एनिमेलिया जगत में। तो इस प्रकार कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों को टोटल 2 जगतों में डिवाइड किया। ठीक है भाई। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है त्रिजगत पद्धति। इसको 3 किंगडम सिस्टम बोलते हैं। कोई ज़्यादा अब इंग्लिश नाम इसका लिखना जरूरी नहीं है, एक दो जो मैंने बताना था वो बता दिया। मतलब क्या है, जैसे अब क्या है, आप इसका नाम वैसे ही याद रख लेंगे ना, जैसे 2 किंगडम तो 3 किंगडम है ना, ऐसे। चलिए भाई, त्रिजगत पद्धति, इसी अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया। ऐसे जीव जो न तो पादप की तरह व न जंतु की तरह होते हैं, उन्हें एक अलग जगत में रखा गया, जिसे प्रोटिस्टा जगत नाम दिया। प्रोटिस्टा जगत नाम दिया। इसमें एक कोशिकीय व यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, लिखिए इसको, अर्नेस्ट हेकल वाला प्रोटिस्टा जगत। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं लिखे मैंने ना, एग्जाम्पल और लिख लीजिए। एग्जाम्पल हैं इसके अमीबा है, युगलिना है, पैरामेशियम है ना, इस प्रकार ये इसके एग्जाम्पल है।
नोट कीजिए त्रिजगत पद्धति को किस वैज्ञानिक ने दी, कौन सा जगत बनाया गया और क्यों बनाया गया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को सुनिए। अब हुआ क्या कि भाई सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने केवल कोशिका भित्ति के आधार पर जीवों को दो जगतों में डिवाइड कर दिया, है ना। अब जितनी भी छेड़छाड़ हुई, मतलब जितने भी जो जगत बनाए गए वो सभी प्लांटी जगत से ही बनाए गए। मतलब अब जो जितने भी जगत बनेंगे ना और उसमें जितने जीवों को सम्मिलित किया जाएगा, समझ लेना वो सभी जीव किस जगत में रखे गए थे, पहले प्लांटी में। अर्थात जिन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं होती वो एनिमेलिया जगत में रखे गए थे और उनमें उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी नए जगत का प्रतिपादन नहीं हुआ। जो भी नए जगत या जो भी असमानताएं हमें जीवों में देखने को मिली वो केवल प्लांटी जगत में देखने को मिली। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। देखो टोटल हमारे 5 जगतें हैं, है ना। तो 5 जगतों में से केवल एनिमेलिया जो जगत है ना वो एकमात्र ऐसा है जिनमें उन सभी जीवों को रखा गया जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं होती, और बाकी के जो चारों होते हैं इन सभी के पास क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। कुछ अपवाद स्वरूप भी पाए जाते हैं लेकिन ओवरऑल हम यही बात करेंगे कि सभी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी के जो 4 जगत हैं एनिमेलिया को छोड़कर। ध्यान से समझिए। एक हेकल नाम के वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हेकल, है ना भाई। तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या देखा कि भाई लिनियस ने इन सभी को प्लांटी जगत में रखा है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि इस प्लांटी जगत में कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है, यानी कि एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर जिनको हम बोलते हैं, है ना भाई। ध्यान से समझना, ये सेलुलर मतलब अकोशिकीय, एक कोशिकीय। देखिए हेकल ने क्या देखा कि भाई ये जो प्लांटी जगत है उस जगत में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और बाकी के जो जीव थे वो कैसे थे, सभी बहुकोशिकीय। ऐसे प्राणी जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका या हर कार्य एक ही कोशिका से संपन्न हो तो हम उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिनमें अलग अलग कोशिकाएं हों हर कार्य करने के लिए उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं, जैसे हम हैं। ठीक है भाई, हाँ। और सभी होते हैं केवल इनको छोड़कर, एकमात्र यही एक कोशिकीय जीव है भाई। ठीक है, तो अब एक बात मुझे बताओ, केवल कुछ ही ऐसे प्राणी थे जो एक कोशिकीय थे प्लांटी जगत में, और बाकी जो सभी जीव थे वो बहुकोशिकीय थे। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या ये उन सभी से डिफरेंट नहीं है? डिफरेंट है ना। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया कि जो भी प्राणी एक कोशिकीय थे लेकिन कैसे थे, यूकैरियोटिक। अभी यूकैरियोटिक आपको नहीं समझना है, अगले टॉपिक में मैं इसको समझाऊंगा अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है ना। तो एक कोशिकीय लेकिन वो यूकैरियोटिक थे, उन सभी जीवों के लिए एक अलग से जगत बनाया गया जिस जगत का नाम दिया गया प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि भाई एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा गया, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया, है ना, ऐसे। अब यहाँ जो मैंने एक लाइन लिखी है कि ऐसे जीव जो ना तो पादप की तरह ना ही जंतु की तरह होते हैं उन्हें एक अलग जगत में रखा जिसे प्रोटिस्टा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ जीव ऐसे थे जो ना तो कंप्लीट प्लांट की तरह थे
और ना ही कंप्लीट जंतु की तरह थे, मतलब बीच वाले से। कैसे? मतलब ये जो युगलीना आपको दिखाई दे रहा है ना, युगलीना, युगलीना क्या है? पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ये योजक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप सारी चीज समझ जाएंगे। योजक कड़ी का मतलब होता है ऐसा कोई प्राणी या प्लांट जिसमें दो के गुण पाए जाते हों, किन्हीं दो जंतुओं के, किन्हीं दो प्लांटों के गुण पाए जाते हों, उन्हें हम योजक कड़ी कहते हैं। जैसे ये युगलीना है, इस युगलीना में क्या है? दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। अब एक बात मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस की क्रिया तो प्लांट करते हैं ना, है ना? लेकिन यदि प्रकाश उपस्थित नहीं हो या प्रकाश उपलब्ध नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो ये जो युगलीना होते, मैं आपको ये बता दूं कि भाई आखिर इसका मतलब क्या है कि जो ना तो पादप की तरह ना ही जंतु की तरह होते हैं। जैसे युगलीना की मैं बात करूं तो युगलीना में क्या होता है कि यदि इसको प्रकाश मिल जाए तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन बनाता है ना? तो ये स्वपोषी की तरह हो गया। लेकिन यदि उसको प्रकाश अवेलेबल ना हो तो ये परपोषी की तरह भी काम करता है। तो एक बात मुझे बताओ, ये दोनों की तरह ही काम कर रहा है, तो ना तो आप इसे कंप्लीट रूप से प्लांटों में रखेंगे और ना ही आप इसको कंप्लीट रूप से जंतुओं में रखेंगे। तो ऐसे जीवों के लिए एक अलग से जगत बनाया गया, जिसे कौन सा नाम दिया गया? प्रोटिस्टा जगत। ठीक है भाई, तो ये था हमारा तीसरा जगत, प्रोटिस्टा। नंबर थर्ड, चतुर्जगत पद्धति। ठीक है भाई, चतुर्जगत पद्धति। तो देखिए क्या है, इसे कॉपलैंड ने प्रतिपादित किया। ठीक है, कॉपलैंड ने। नेक्स्ट, इसमें सभी बहुकोशिकीय व प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। यहां मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करूंगा। अच्छा, जगत तो मैंने बताया नहीं ना। हाँ, कॉपलैंड ने प्रतिपादित किया जीवों को, हाँ, जीवों को मोनेरा जगत। अब इस पे अंडरलाइन आप कर लेना, मोनेरा जगत पे ना, मोनेरा जगत में रखा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं मोस्टली बैक्टीरिया। ठीक है भाई, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। तो ये है भाई चतुर्जगत पद्धति। देख ली चतुर्जगत पद्धति, लिख लो पहले आप ना, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इसको समझना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। लिख लिया? सुनिए ध्यानपूर्वक, अब मेरी बात को सुनिए कि चतुर्जगत पद्धति से पहले
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसका आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जिससे हम बहुत बारीक से बारीक चीजें देख सकते हैं, उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, अब ध्यान से आप समझना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोनिरा जगत का सृजन क्यों किया गया। अब कॉपलैंड ने क्या देखा, देखो जो प्लांटी जगत था उसमें से एक कोशिकीय जीवों तो अलग कर दिया गया, किस जगत में, प्रोटिस्टा जगत में। अब जो प्राणी बचे उसमें सभी कैसे थे, बहुकोशिकीय प्राणी। बताओ थे कि नहीं सभी बहुकोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय प्राणी थे ना, है ना, क्योंकि जितने भी जीव एक कोशिकीय थे उन सभी के लिए तो एक अलग जगत बना दिया गया, प्रोटिस्टा। अब कॉपलैंड ने क्या देखा, किस में देखा, जो प्लांटी जगत के अंतर्गत अभी भी जो जीव थे ना, उन पर जब इन्होंने रिसर्च किया तो इन्होंने एक बात और अलग से पता करी। वो क्या पता की, देखिए कुछ जीव ऐसे थे प्लांटी जगत में जिनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक संगठित नहीं था। बात को जरा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो एक जनरल में आपको बात बता दूं तो यह एक सेल है, एक कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर मान लेते हैं हम केंद्रक, और यह है कोशिका भित्ति। ठीक है भाई, यह एक कोशिका भित्ति युक्त एक जनरल सेल है, एक नॉर्मल सेल है। जनरल क्या, नॉर्मल सेल है, सामान्य यह कोशिका है जिसमें कौन है, एक स्पष्ट केंद्रक है ना। और इस केंद्रक के अंदर मैं आपको बता दूं क्या होता है, किसी भी प्राणी का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जनन मटेरियल होता है, जनन पदार्थ होता है। अरे सिंपल सी बात है, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होता है ना, और इसी से वो जनन कर पाता है। ठीक है भाई, हाँ। तो गुणसूत्र जो होते हैं या इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी प्राणी का, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, केंद्रक के अंदर एक आवरण से। यही होता है एक नॉर्मल सेल, है ना। लेकिन कॉपलैंड ने क्या देखा, कॉपलैंड ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया तो एक कुछ डिफरेंट प्रकार की सेल उनको देखने को मिली। और वो डिफरेंट टाइप की सेल कैसी थी मैं आपको बता दूं कि उस कोशिका में जो केंद्रक का आवरण है वह आवरण नहीं देखा गया, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनके जीव द्रव्य में नग्न अवस्था में फैला हुआ मिला। बात को जरा ध्यान से समझो। अभी जो मैंने एक नॉर्मल सेल बनाई थी, मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है और ये इसका केंद्रक है, तो इसके केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स, कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा है। लेकिन कुछ जीवों की ऐसी कोशिकाएं देखी गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जिनमें स्पष्ट केंद्रक आवरण नहीं था। अब देखो यहां पर दोनों सेल्स में डिफरेंट है कि नहीं, है ना। तो ऐसी कोशिकाएं या ऐसे जीव जिनकी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव या मैं कहूं असीम केंद्रकी कहते हैं। हिंदी में क्या नाम है इसका, असीम केंद्रकी। और ऐसे जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक और ससीम केंद्रकी बोलते हैं हिंदी में। मुझे एक बात आप बताइए, क्या आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझ पाए कि आखिर क्या चीज है प्रोकैरियोटिक और क्या है यूकैरियोटिक। मैं आपसे बोलूं कि भाई यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है तो आप क्या एक्सप्लेन मुझे करेंगे, आप इतना सा एक्सप्लेन करेंगे, सर इसकी जो सेल है ना उसमें एक स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं है। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है।
मेरी बात समझ में आ गई? इतना ही डिफरेंट है। मैं कहूँ कि हम यूकैरियोटिक हैं तो आप बोलेंगे सर हमारी जो कोशिका है ना उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छा मतलब स्पष्ट है, अर्थात आवरण युक्त केंद्रक है, और जिसमें आवरण रहित केंद्रक होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट करना, है ना। अब एक बात मुझे आप बताओ, हेकल ने तो क्या किया था, उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से मतलब नहीं था, उसने तो केवल एक कोशिकीय जीवों को अलग किया गया था। बाद में हमें पता चला कि वो यूकैरियोटिक भी थे, है ना, समझने में आ रही बात। हाँ, तो इन्होंने क्या देखा, अब एक बात मुझे बताओ, कुछ जीव ऐसे थे प्लांटी जगत में अब भी जिनमें इसको लेकर डिफरेंट था, बताओ अंतर है कि नहीं इनमें। तो आप बेहतर क्या समझेंगे कि भाई यदि ऐसे जीवों को जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं है उनका एक अलग जगत बना दें तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसी प्रकार कॉपलैंड ने प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए एक अलग जगत बनाया, जिसे कौन सा जगत कहते हैं, मोनेरा जगत कहते हैं। कौन सा जगत कहते हैं, मोनेरा जगत कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मोनेरा जगत चौथा जगत था जिसे कॉपलैंड ने प्रतिपादित किया और इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके जीवाणु हैं, जीवाणु का नाम तो आपने सुना ही है, तो हमारे जो जीवाणु होते हैं ना उन सभी जीवाणुओं के लिए मोनेरा जगत बनाया गया। तो आपको याद रह जाएगा कि जितने भी हमारे जीवाणु हैं संसार में उन सभी जीवाणु को कौन से जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। ठीक है, तो आपको पता चलता जा रहा है ना किस प्रकार आगे की आगे क्लासिफाई होते जा रहे हैं, है ना। चलिए अब लास्ट हमारा जगत है पंच जगत पद्धति, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसे R.H. टेकर ने प्रस्तुत किया। इसमें पादपों की कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की अच्छा इसमें मत करो आप ना, इन्होंने देखा कि ऐसे ऐड कर लेना ना, सेलुलोज की बनी होती है लेकिन कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अतः इन्होंने कवकों के लिए अलग जगत फंजाई का सृजन किया। इस प्रकार पंच जगत प्लांटी
एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा व फंजाई हैं। ये 5 जगत हैं और यहीं पर हमारी जो पंच जगत पद्धति है वो कंप्लीट है। तो ये बात आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं, है ना। लिख लीजिए इसको फटाफट। लिख लिया? चलिए सुनिए भाई, ध्यान दीजिए। पंच जगत पद्धति, अब हमसे एग्जाम में इस पंच जगत पद्धति को ज़्यादातर पूछा जाता है कि पंच जगत पद्धति को समझाइए। तो मैं आपको बता दूं कि पंच जगत पद्धति यदि आपसे पूछे तो आपको यही चीज़ बतानी है केवल। तो याद रखो, कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की पंच जगत पद्धति? RH व्हीटेकर ने। अब ये किस प्रकार की कि प्लांट जगत में ही जो कुछ हो रहा था प्लांट जगत में ही देखा जा रहा था। तो प्लांट जगत से हमने क्या किया, एक कोष के जीवों को अलग कर दिया और जो प्रोकैरियोटिक थे उनको भी अलग कर दिया। अब एक डिफरेंट व्हीटेकर ने और देखा। वो क्या देखा भाई कि इसमें जो प्लांट हैं प्लांट जगत में, उनकी कोशिका भित्ति तो बनी हुई है सेलुलोज की, जबकि वहां पर कुछ और थे जिनको हम कवक बोलते हैं, उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, है ना। तो बताओ दोनों में अंतर है, एक की सेलुलोज की बन रही है और एक की काइटिन की बन रही है। तो इस आधार पर ही व्हीटेकर ने क्या किया कि जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई है उनके लिए एक अलग जगत बना दिया और उस जगत का नाम दिया गया फंजाई, जिसको हम कवक जगत के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार व्हीटेकर ने 5वां जगत फंजाई का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ही फिर ये पंच जगत पद्धति प्रतिपादित की और प्रेजेंट टाइम में यही पद्धति चल रही है, अभी आगे कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार टोटल जो हमारे 5 जगत हैं वो कौन कौन से हैं? प्लांटी, जिसमें अब केवल पादपों को ही रखा है ना। एनिमेलिया, जिसमें केवल जंतु हैं। प्रोटिस्टा, जिसमें हमारे एक कोष के जीव हैं अमीबा पैरामीशियम वाले। मोनेरा, जिसमें जीवाणु। फंजाई, जिसमें कवक। तो इस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीवों का क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है भाई। तो आपको ये बात समझ में आ गई वर्गीकरण की। अब हम एक एक करके एक एक जगत को पढ़ते हुए चलेंगे, तो बाकी जो हम कल स्टार्ट करेंगे वो कल से ही करेंगे। ठीक है।